अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ अरसान हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले स्पेन रेजिडेंसी और स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट की थी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और काफ़ी सारे सवाल आए, तो सोचा कि किस पे डिटेल वीडियो बनाई जाए। स्पेन की इमिग्रेशन ऑलमोस्ट पिछले 20 साल से काफ़ी प्रो इमिग्रेंट्स चल रही है और आप इसे कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन था नॉन ईयू लोगों के लिए, कि जो अपने मुल्कों से किसी भी वीज़ा स्टेटस पे, इवन के जो लोग इलीगल आए उनको भी स्पेन ने बहुत जगह दी और ये प्रोग्राम अभी तक चल रहा है। इवन दो कि अभी पिछले कुछ टाइम से लोकल जो फार्मर्स हैं, लोकल बिजनेस होल्डर्स हैं स्पेन के अंदर, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया गवर्नमेंट पे कि बहुत सारे लोग जिनके पास अभी तक स्पेन का कोई स्टेटस नहीं है उनको स्पेन के अंदर लीगल किया जाए ताकि वो लीगली काम कर सकें और यहाँ पे सेटल हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस सारे टॉपिक पे बात करते हैं कि किस तरह से नॉन ईयू नेशनल्स यूरोप में आके स्पेन की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये रेजिडेंसी का प्रोग्राम मिलता जुलता है पुर्तगाल से, जो 4 जून 2024 को बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल की तरफ से। तो उसके बाद यही एक वाहिद ऑप्शन बचता है इमिग्रेंट्स के लिए जो लॉन्ग स्टे वीज़ा के बगैर किसी शॉर्ट स्टे वीज़ा पे आ चुके हैं या आने का इरादा रखते हैं, वो इस प्रोग्राम से कैसे फ़ायदा उठा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी नॉन ईयू नेशनल जब स्पेन में आता है और वो ये प्लान रखता है कि उसे स्पेन में रहना है, काम करना है, या इन फ्यूचर उसको एजुकेशन लेनी है या कुछ भी करना है, तो उसका पहला स्टेप होता है कि उसको अपनी लोकल स्पेन के अंदर किसी भी लोकल काउंसिल के अंदर रजिस्टर करना हो। यहाँ पे ये चीज़ मैं वाज़ह कर दूँ कि इसके लिए लॉन्ग स्टे वीज़ा का होना ज़रूरी नहीं है। यूरोप का, शेंजन का कोई भी शॉर्ट स्टे वीज़ा है आपके पास, इवन दो अगर आपके पास कोई ऐसा वीज़ा नहीं भी है और आप स्पेन के अंदर पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका लोकल काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन। तो जो लोकल काउंसिल होती है उस इलाके की जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं, उसको कहते हैं अजंतोमंतो। ये एक स्पेनिश का वर्ड है, आप इसको एग्जैक्टली खुद देख सकते हैं कि क्या है ये। बेसिकली अयंतोमंतो इसको कहते हैं। तो ये लोकल काउंसिल का दफ्तर होता है, लोकल काउंसिल का ऑफिस होता है, जहाँ पे तमाम रेजिडेंट्स, इवन के जो स्पेनिश खुद होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। जो नॉन ईयू लोग जा रहे होते हैं इस पर्पज़ के लिए कि उन्हें वहाँ पे रहना है इसमें, तो उनको भी ये ऑफिस विजिट करना पड़ता है। और इस ऑफिस विजिट करने के लिए कोविड से पहले तक आप वॉक इन जा सकते थे। अभी भी स्पेन की बहुत सारी ऐसी काउंसिल्स हैं जहाँ पे आप वॉक इन जाके बगैर अपॉइंटमेंट के जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अब सिस्टम काफ़ी सारी जगहों पे तब्दील कर दिया गया है, तो आपको अपॉइंटमेंट लेके उस दफ्तर को विजिट करना होता है अपनी उस एग्रीमेंट के साथ, उस रिहाइश के एग्रीमेंट के साथ जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। अगर तो आपके पास वो एग्रीमेंट नहीं है और अगर वो किसी और के नाम पे है, अगर आपके किसी दोस्त के नाम पे वो घर है, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट उसके नाम पे है, तो उसको आप साथ ले जाके जंतो मंतो के ऑफिस में जाके वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि जी मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ। बेसिकली वो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है जो आपको अपने पास रखना होता है। वो जो पहला सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो तकरीबन 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करना होता है। तो स्पेन के अंदर आने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो ये पद्रोनोमेंट का होता है, इसको पद्रोनोमेंट कहते हैं। और ये पद्रोनोमेंट कराने के लिए आपको अपने पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपका पासपोर्ट नंबर के साथ आपका तमाम डाटा वहाँ पे इंदराज कर लिया जाता है और फ़ोन नंबर आपका लिया जाता है और उस घर का एड्रेस जिसमें आप रह रहे होते हैं। और आपको कुछ दिन के बाद, सेम डे भी कुछ जगहों में इशू होता है, लेकिन ज़्यादातर जो जंतो मंतो हैं, जो लोकल काउंसिल का दफ्तर है, वो आपको 3 से 4 या 5 दिन के बाद वो सर्टिफिकेट इशू करता है। आपको जाके वो इन पर्सन सर्टिफिकेट रिसीव करना होता है। तो वो बेसिकली प्रूफ होता है कि आप स्पेन में आ चुके हैं और इस एड्रेस पे रह रहे हैं जो फ्यूचर में आपके काम आता है। और वो सर्टिफिकेट ही ये डिसाइड करता है कि आपको स्पेन में रहते हुए कितना टाइम हो गया। ये रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है उस काउंसिल के साथ मुल्हिक जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लें कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, इस एड्रेस पे रह रहे हैं और अब आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो ये रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा है। वही सूरत में कि आप शेंजन यूरोप में आ चुके हैं, आपके पास लीगली ट्रैवल का कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेन आपको ये फैसिलिटी देता है कि जिस काउंसिल में आप रह रहे हैं, जिस इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ का जो अस्पताल है, जो मेडिकल सेंटर है, वो आपको इलाज की सहूलत मुहैया करता है फ्री ऑफ चार्ज। मेडिसिन के ज़ाहिर है चार्जेस होते हैं, चेकअप के और डॉक्टर विजिट के कोई चार्जेस नहीं होते, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है यूरोप के अंदर, स्पेशली स्पेन के अंदर। तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आपको ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और आपका पद्रोनोमेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए हुआ होता है। और फिर हॉस्पिटल वाले भी आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं जिसपे आपका एक मेडिकल नंबर आपको दे दिया जाता है। ये दो चीज़ें आपका इनिशियल स्टेप हैं जो स्पेन जाने के बाद
विद इन अ मंथ आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट है, अगर तो आपके पास किसी दोस्त का एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हैं, फिर तो ये ज़बरदस्त आपका हो सकता है। अगर आपके पास नहीं है तो UNHCR से मुल्क जो रेड क्रॉस का ऑफिस होता है, रेड क्रॉस से भी आप ये डॉक्यूमेंट जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, वो करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों में लोग जो हैं वो रेड क्रॉस के दफ्तर का रुख करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी वो ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और आपको वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद आपका कोई थर्ड ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको वहाँ से मिलेगा। इसके बाद आपका वेट ही शुरू होता है और रजिस्ट्रेशन से वो आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 साल तक चलता है। 2 साल कंप्लीट होने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है कि आप किसी ऐसे स्कूल में दाखिला लें जहाँ पे स्किल शॉर्टेज लिस्ट के डिप्लोमास करवाए जा रहे हैं। ये तकरीबन हर काउंसिल में, हर बड़े ज़िले में स्पेन के ऐसे स्कूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे ये डिप्लोमास कराए जाते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिप्लोमास होते हैं क्योंकि ये सिर्फ उन स्किल से रिलेटेड करवाए जाते हैं जो स्किल्स शॉर्टेज में हैं स्पेन में। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, कुकरी है, अकाउंटेंसी है, इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल दीगर जिसके अंदर इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो ट्रेड्स हैं जो स्पेन के अंदर शॉर्टेज में है और इन ट्रेड्स में स्पेन को लोगों की ज़रूरत है। आपको उसमें दाखिला लेना है और यहाँ पे मज़े की बात ये है कि दाखिला आप लेते हैं, आप अप्लाई करते हैं कि जी मुझे ये एडमिशन चाहिए। उस एप्लीकेशन की एक्नॉलेजमेंट के साथ ही आप अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देते हैं स्पेन के अंदर कि जी मुझे 2 साल का टाइम पूरा हो चुका है, अब मुझे ये मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो अब मुझे इस बेसिस पे रेजिडेंसी कार्ड दिया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ स्पेन आपको उस बेस पे रेजिडेंसी कार्ड इशू कर देती है, सिर्फ एडमिशन की एप्लीकेशन की बेस पे। कार्ड आपको पहले मिल जाता है और आपका कोर्स बाद में शुरू होता है। तो फ़ायदा ये होता है कि जो 2 साल आपने वहाँ पे गुजारे होते हैं, उसके बाद आपको एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसकी बेस पे आप अपने होम कंट्री वापस जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं और वो वैलिड होता है पूरे शेंजन के लिए। उसके साथ-साथ आपका वो नेशनैलिटी का जो टाइम है वो तो ख़ैर काफ़ी लंबा है, लेकिन वो भी स्टार्ट हो जाता है जब से आपको कार्ड मिल जाता है। और साथ ही आपका जो डिप्लोमा कोर्स है वो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। डिप्लोमा कोर्स वो 6 महीने से लेके 1 साल तक का होता है, डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हैं। लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा उसका कोर्स उन लोगों ने डिज़ाइन किया है स्पेन की गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको किसी भी 5 स्टार होटल में या किसी भी रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है। साथ-साथ आपको लैंग्वेज भी आ जाती है। उसकी वजह ये है कि ये ज़्यादातर जो डिप्लोमास हैं वो स्पेनिश लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाते हैं। 2 साल आपने गुज़ारे हैं, आपको कुछ ना कुछ बेसिक आती है, बाकी जब आप स्कूल जाते हैं ये डिप्लोमा करने के लिए, और वो भी अगर आपको स्पेनिश में करना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप उसको पास कर लेते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद जब आप स्पेनिश मार्केट में जाते हैं, स्पेनिश जॉब मार्केट में जाते हैं, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आपको जॉब मिलती है तो आपका जो कार्ड है वो स्विच हो जाता है वर्क परमिट वाले कार्ड पे, और दूसरा कार्ड आपको 2 साल का मिलता है, उसके बाद इसी तरह से वो रिन्यू होता रहता है और इस तरह से आप स्पेन में लीगल हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आपको अपनी फैमिली को इनवाइट करने के जो ऑप्शंस हैं आपके लिए वो भी ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, और अगर वो आते हैं तो उनको एजुकेशन की फैसिलिटी भी मिलती है, वो भी फ्री है। और अगर आप फ्रॉम द डे 1 ही अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो फिर तो आपको डायरेक्टली आपके बच्चों को एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। उनके लिए भी आपको सेम ही स्टेप फॉलो करना पड़ता है, आपको उनकी भी रजिस्ट्रेशन 15 मिनट करानी पड़ती है जनतो मंतो के ऑफिस में। मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो उनको भी मिल जाता है, उनकी एजुकेशन स्कूलिंग साथ ही स्टार्ट हो जाती है। इस सारे के साथ साथ आपको ये ज़हन में रखना है कि जो 2 साल हैं उसमें आपके पास लीगल वर्किंग राइट नहीं होता, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और लीगल राइट्स के बगैर काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, और अगर मिलता भी है तो उसकी जो वेजेस हैं वो बहुत कम होती हैं। उसके लिए आपको मुकम्मल तौर पे तैयार रहना है। अगर आप ये स्टेप लेने लगे हैं, आप सिंगल लेने लगे हैं या आप फैमिली के साथ हैं, तो आपके पास इतना फाइनेंस या आपके पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि वो 2 साल आपने कैसे सर्वाइव करने हैं। 2 साल के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि स्पेनिश इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है यूरोप के अंदर, और अगर आप उसको कंपेयर करते हैं उसके नेबर कंट्री पुर्तगाल से, तो स्पेनिश इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल, इवन इटली भी अगर मैं कहूँ तो स्पेन बिज़नेस के हवाले से, जॉब मार्केट के हवाले से एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये पूरा एक मैंने ओवरव्यू दिया है।
तो ये उन लोगों के क्वेश्चन को भी एड्रेस करेगा जो पुर्तगाल के प्लान के साथ आए थे और अब उनके लिए कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा था, तो वो ये स्पेन का ऑप्शन ले सकते हैं। जो लोग यूएई से काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि जी हमारे लिए क्या ऑप्शन हो सकती हैं, तो उनके लिए भी ये एक ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। मज़ीद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म वीडियो की सूरत में नेक्स्ट उनको आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।